क्लास जो है ये रहा हमारा सेकंड लेक्चर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से देख लेना। और फिर जो है इस चैप्टर में हम लोग जैसे ही इस चैप्टर को पूरा करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के नोट्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके तुम डाउनलोड भी कर लेना। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले जो भी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई की थी वो एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सारे लिविंग बीइंग भले वो छोटे हों या बड़े हों, वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट के चेंजेस जो होने पर। और फिर जो है ये एबिलिटी उनका ये स्टिमुली से रिएक्ट करना है। जैसे तुम बचपन में भी तुमने पढ़ा था कि द एबिलिटी टू रिएक्ट टू स्टिमुलस, ये जो है फंडामेंटल टू लाइफ है। मतलब जो जीवित है वही ये चीज़ कर रहा होता है। और ये लाइफ की एक फंडामेंटल बात भी है कि अगर तुम स्टिमुली को रिएक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब इफ़ यू आर नॉट रिएक्टिंग, इफ़ यू आर नॉट मूविंग, तो ये चीज़ जो है फिर लाइफ का साइन नहीं होगा। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म जो कि जीवित है वो मूवमेंट करेगा। ये इन्वायरमेंटल ट्रिगर के रिस्पॉन्स में भी मूवमेंट हो सकता है। सो उसमें हम लोगों ने बात की थी ग्रोथ रिलेटेड और ग्रोथ नॉन रिलेटेड मूवमेंट की। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट यानी, अच्छा इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग दूसरे टर्म्स में, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, और नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट में क्या होगा कि एक सीडलिंग जो है सन की तरफ आगे बढ़ेगा और वो जो है पुश कर रहा होगा ग्रो करने के लिए। अब इसमें क्या है, देखो इसमें इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो हो रही है ग्रो करने के लिए। दैट्स वाई वी कॉल इट ग्रोथ इन डिपेंडेंट मूवमेंट। और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट यहाँ पे नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट को बोलते हैं, जहाँ पे एक बच्चा जो है हॉट फ्लेम से अपने हाथ हटा रहा होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने बात की थी कि एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनिज्म को राइट टाइम पे राइट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा अचीव किया जाता है एनिमल्स में, और सिर्फ हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा अचीव किया जाता है प्लांट्स में। तो ये बात याद रखना, इस चैप्टर में हम लोगों के पास मोस्टली 7-8 टॉपिक ही हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले पूरे चैप्टर में पहले तो इंट्रोडक्शन है कि ग्रोथ डिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में। फिर जो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का ये जो मेजर टॉपिक है, जिसमें कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में हम लोगों ने पढ़ा है अभी नर्वस सिस्टम। फिर हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम जानेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट्स किस अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, उनमें भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और ग्रोथ अनरिलेटेड मूवमेंट या फिर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी होता है उसमें, उनमें भी। और फिर जो है ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस, वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल ट्रिगर से या अलग अलग चीज़ों से। और फिर जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक इसमें यही था कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यही जो है मेजर टॉपिक था इसका। तो चलो देखो क्या क्या चीज़ें और सब हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में जाना था कि नर्वस सिस्टम एक ऐसा हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो कि एनिमल बॉडी में जो स्पेशलाइज सेल हैं वो करते हैं। जैसे देखो क्या, जो स्पेशलाइज सेल जो भी न्यूरॉन्स हैं वो एक हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए। तो उसमें जो है नर्वस सिस्टम का ये वाला पार्ट आ गया। फिर अब ये कम्युनिकेशन जो भी हो रहा है वो एक स्पेशलाइज तरीके के सेल्स की वजह से हो रहा है, वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम के, ये बात याद रखना, फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। तो न्यूरॉन्स क्या हैं, नर्व सेल हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए। इनमें 3 पार्ट्स होता है, 3 पार्ट होता है। देखो यहाँ पे जो है मैंने एक बढ़िया सी तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन भी बनाई है, वो देख लो। न्यूरॉन्स, देखो ये वाला है न्यूरॉन का पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे ये न्यूरॉन्स का जो है पार्ट हो गया तुम्हारे लिए। ये है डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी, और यहाँ पे है एक्सॉन। डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। ठीक है, डेंड्राइट तुम्हें दिख रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि डेंड्राइट इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं ताकि जो है फिर से जो है आगे पूरे सेल में, पूरे न्यूरॉन में जो है इसको प्रोसेस होने के लिए भेजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सेल बॉडी है, ये वाला पूरा हिस्सा सेल बॉडी है। और उसके बाद जो है ये डेंड्राइट तुम्हें आगे दिख रहा है इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हुए। ठीक है, अब सेल बॉडी
प्रोसेसेस सिग्नल, सेल बॉडी सिग्नल प्रोसेस करता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। अच्छा, सेल बॉडी सिग्नल जो डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, मैंने तुम्हें बताया था। सिग्नल रिसीव करेगा तो उसमें केमिकल मैसेंजर्स के रूप में वो सिग्नल्स रिसीव होंगे और फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है क्या क्या होता है, ये एक्सॉन से जो है ट्रांसमिट होता है सेल बॉडी से बाहर। सेल बॉडी के बाहर जैसे ही जा रहा होता है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू, एक्सॉन के थ्रू। ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई है। माइलिन शीथ जो है, ये टर्म तुम ऐसा समझ लो कि माइलिन शीथ एक कवर है एक्सॉन के ऊपर, और ये तुम पढ़ोगे क्लास 11th में इसके बारे में डीप में, ठीक है। उसके बाद जो है अब तुम यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स भी दिख रहे हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से पास होते हैं, लेकिन बीच में एक गैप होता है। बीच में वाले गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। देखो एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम भी था, ठीक है, तो वो एक बार देख लेना, समझ लेना तुम लोग क्या है ये। न्यूरॉन्स जो है वो फिजिकली टच नहीं करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से फिजिकली टच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। तो ये जो बीच में गैप है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में, वो माइक्रोस्कोपिक गैप को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। और ये जो है साइनेप्स वो सेपरेट करता है दो न्यूरॉन्स को। ये अगर अगर ये गैप यहाँ पे है तो फिर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र कैसे होगा? इसी वजह से ना ये जो हार्मोनल सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है नेचर के द्वारा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन के से इधर के तरफ से तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के ट्रांसफ़र हो रहा था, अब यहाँ पे तो कोई उसका मीडियम ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर उसको हार्मोनल मीडियम चाहिए होगा ट्रांसफ़र होने के लिए। फिर वो हार्मोन यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे जो है उनको रिसेप्ट करेंगे, उनको पता लगाएंगे, रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे अगले न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी अराइवल में। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो तुम्हें दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है आते हुए वाम वाम और के रहो। अच्छा, ये जो है अलग अलग टर्म्स यहाँ पे प्रयोग किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है न्यूरो तुमको दिख रहे हैं। हार्मोन्स का जो है दूसरा नाम है न्यूरो, तो ऐसा तुम समझ जाओ, ठीक है। ये नॉर्मल सा अलग अलग बायोलॉजिकल टर्म्स है। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये बात याद रखनी है कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, और इन्हीं के द्वारा एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है। ये केमिकल जो है वो क्रॉस करते हैं साइनेप्स को, और फिर जो है दूसरे डेंड्राइट पे, जो कि दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, उस पे जाके चिपकते हैं, और फिर जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नया वाला स्टार्ट करते हैं ताकि वो जो है आगे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन का ट्रैवल करे, ठीक है। ये वाली चीज़ भी पढ़ी थी तुमने कि जो है रिफ्लेक्स आग क्या होता है। मैं तुम्हें वही वाला डायग्राम दिखाऊंगा। ये ऑफ कोर्स जो है ये वही वाली चीज़ है। जैसे अब आप मान लो हम लोगों ने मच्छर वाला एग्जांपल देखा था, यहाँ पे जो है एक आग वाला एग्जांपल है। सपोज़ कि जो है एक बच्चे ने जो है गरम फ्लेम को टच किया, और फिर जो है उसका उसका सारा इन्फॉर्मेशन वो ट्रैवल होके कहाँ जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन से ट्रैवल होते हुए कहाँ पे जा रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है, अपना जो है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे ग्रे मैटर होगा और वाइट मैटर होगा। देखो ग्रे मैटर तितली वाला आकार तुम्हें दिख रहा है, और वाइट मैटर भी तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। वाइट मैटर प्रोटेक्शन के लिए है, और ग्रे मैटर यहाँ पे जल्दी से जो है एक तुम कह सकते हो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का जो है माध्यम है यहाँ पे। अब ये जैसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगा, जैसे ही ये सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो सिग्नल मिला था वो प्रोसेस होगा, तो फिर जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मैं तुम्हें एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि जो है तुम्हें इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए। एग्ज़ाम में जो है ये वाला डायग्राम ही बनाना होगा तुम्हें बाबू, तो वो चीज़ समझना, ठीक है। एक मिनट। हम्म देखो यही वाला डायग्राम हम लोगों ने कल समझा था। क्या होता है, अगर कोई स्टिमुलस तुम दोगे तो वो जो है वो स्टिमुलस एफरेंट पाथवे के थ्रू, जो कि अपना अपना सेंसरी न्यूरॉन है, जो इन्फॉर्मेशन को जो है रिसेप्ट करेगा, फिर एफरेंट पाथवे के थ्रू जाएगा। यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी है। अब डॉर्सल रूट गैंग्लियन मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये जो है
इसका मेन सेंटर होगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, और उसके बाद जो है एक एक पावर स्टेशन की तरह वर्क करेगा कि जल्दी से इन्फॉर्मेशन को जो है, सिग्नल को जो है आगे भेजे। किसके पास भेजे? अपने स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के पास। ग्रे मैटर ही वो जो है प्रोसेसिंग सेंटर होगा इसके लिए। देखो मेन प्रोसेसिंग सेंटर अपना ब्रेन है, लेकिन ग्रे मैटर यहाँ पे जो है दूसरा प्रोसेसिंग सेंटर है, जो कि एक ऐसा समझ सकते हो कि एक नॉर्मल असिस्टेंट एम्प्लॉय की तरह काम करता है कि कोई जल्दी कुछ करना हो ना, तो वो फिर स्पाइनल कॉर्ड ही करेगा इनवॉलंटरी चीज़ें। ठीक है, तो उससे जो है ये इंटरन्यूरॉन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि एफरेंट पाथवे जो है, वो एफरेंट पाथवे इंटरन्यूरॉन के थ्रू जो है ट्रैवल करेंगे, और फिर जो है मोटर न्यूरॉन पे वो ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर वो मोटर न्यूरॉन जो है आगे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हुए लेके जाएगा कहाँ पे? इफेक्टर मसल के पास। यहाँ पे रिसेप्टर मसल था जिसने सेंस किया, और इफेक्टर मसल जिसने जो है वो चीज़ की, वो चीज़ इफेक्ट में लाई, यानी जो है तुरंत मसल स्क्वीज हुआ और फिर जो है किक किया। तुमने किक किया ताकि वो मच्छर जो है उड़ जाए। वहाँ पे आग वाली चीज़ भी दिखाई गई है तुम्हें डेक में, जो तुम्हें मैंने दिखाया था अभी। ठीक है, वही वाली चीज़ सेम हो रही है। देखो यहाँ पे इफेक्टर मसल, तुरंत जो है मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर आपका हाथ पीछे खिंच जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ भी तुम्हें समझ में आ गई आई होप। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं कल ही थोड़ा सा ज़्यादा डीपली रिवाइज करा रहा हूँ, दैट्स ओके। और फिर जो है स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से मेन एक प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम करता है। वहाँ पे रिले न्यूरॉन भी होता है, जो कि बिना इंटर न्यूरॉन के जो है इन्फॉर्मेशन सीधे सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन के पास ट्रांसफ़र कर देता है। मोटर न्यूरॉन तो मैं बता ही दिया कि वो जो है ट्रांसमिट करते हैं रिस्पॉन्स सिग्नल, कहाँ से लेके? स्पाइनल कॉर्ड से लेके इफेक्टर मसल के पास। फिर जो है इफेक्टर वो मसल या ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्स कैरी आउट करता है। मेन रिस्पॉन्स यही कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे देख लिया था हम लोगों ने कि वो बच्चे वाला एग्जांपल, जो कि हॉट तवा टच कर रहा था, और फिर जो है आगे वो चीज़ें हवा टच करने के बाद, तवा टच करने के बाद तवा टच करने के बाद क्या हुआ कि उस बच्चे ने अपना हाथ पीछे खींचा। क्यों हुआ? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत सीवियर बर्न से बचाने के लिए उसका हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कम समय में होता है, माइक्रो सेकंड्स में होता है। तो चलो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन। यहाँ तक की सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट है, आई होप कि वो डाउट, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसमें कोई मेजर डाउट हो, लेकिन अगर आपके पास डाउट है कोई भी, तो आप ऑफ कोर्स कमेंट में लिख सकते हैं, एंड वी विल बी गोइंग अहेड विथ ह्यूमन ब्रेन। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। देखो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस बोलते हैं इसको। अच्छा, सीएनएस जो है, ऐसा तुम समझ सकते हो कि यहीं पे सारा सोचने समझने वाला, जिस भी चीज़ में हम उन लोग को ज़रूरत होगी एक दिमाग यूज करने की, सपोज कि हमें जो है लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखना है, किस लाइन में लिखना है, किस पेन से लिखना है, पेन को कैसे पकड़ना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें सोचनी पड़ेंगी। वो या तो सब कॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड उसको सोचेगा, और तब जाके वो चीज़ें काम करेंगी। अब इसके लिए हमें चाहिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो ये सोचने समझने वाली चीज़ें वो करे हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, सोचने समझने वाला बात ये वाली सारी चीज़ें वो होगी दो मेजर, हमें हमारे बॉडी के पार्ट्स के थ्रू, दैट दैट टू मेजर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेजर हिस्से हैं, कौन कौन सा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करते क्या क्या है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ब्रेन के बारे में देखेंगे थोड़ा। देखो, अब ब्रेन क्या है? ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स में अंदर स्कल में बंद होता है। देखो यहाँ पे स्कल तुम्हें दिख रहा है, ये स्कल में बंद अपना ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, स्कल में बंद है। ठीक है, ये स्कल जो है वो उसको एक कुशन प्रोवाइड करता है, ताकि जो है वो शॉक ऑब्जर्वेशन से बच पाए। सोचो कि बचपन से अभी तक तुम कितनी बार गिरे हो, कितनी बार लोगों ने तुम्हें जो है टपली बजाई है तुम्हारे पीछे से। तो ये चीज़ें अभी तक हमारे ब्रेन पे कोई अफेक्ट एज सच कोई मेजर अफेक्ट नहीं पहुंचा है, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा है। ये वो इसलिए नहीं हो पाया है ताकि
क्योंकि हम लोगों के पास ये जो है फ्लूइड फील्ड बैलून में पैकेजिंग थी अपने ब्रेन की। ये फ्लूइड फील्ड बैलून क्या था अपना? ये था अपना स्कल, जिसको हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं, क्रेनियम मसल भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। अब स्पाइनल कॉर्ड देखो, ये ब्रेन वाला हिस्सा जो भी ऊपर कनेक्टेड है, ब्रेन वाला हिस्सा जो भी कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से। और क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो दोनों को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो ब्रेन के लिए तो हम लोगों ने ऑफकोर्स क्रेनियम लगा दिया यहाँ पे कि ठीक है भाई ब्रेन प्रोटेक्टेड है, चलो ठीक है। लेकिन अब स्पाइनल कॉर्ड भी चाहिए हमें। अब स्पाइनल कॉर्ड क्यों चाहिए? स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा हमारे सीएनएस का। अब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करेगा? वो करेगा वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन भी बोलते हैं। यहाँ पे बैकबोन भी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। चलो, आई होप इतनी चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, ये बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, तब जाके हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, तो ब्रेन जो है यहाँ पे क्या है तुम्हारा? मेन कमांड सेंटर होगा, मेन कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ में काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करेगा ब्रेन में। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन में यहाँ पे ये प्रोटेक्शन होता है हार्ड बोनी स्कल के द्वारा, जो कि है अपना क्रेनियम। अब यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होगा, ठीक है। अब ये सराउंडेड होगा लेयर्स में कंटेनिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वाली चीज़ याद रखना कि जो अपना ब्रेन है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से सराउंडेड होता है। अब ये पूरी तरीके से सराउंडेड होने का एकमात्र कारण ये है क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो शॉक ऑब्जर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड शॉक ऑब्जर्प्शन में मदद करता है, तो वो बात याद रखनी है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से प्रोटेक्टेड होगा? फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होगा, जो कि है अपना बैकबोन। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे भी सेम चीज़ वही, ये बैकबोन वाला हिस्सा, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ कोर्स इसमें बैकबोन नहीं दिखाया है, ठीक है। और ऊपर जो है ये अपना ब्रेन, ब्रेन कवर्ड है किससे? क्रेनियम स्कल से, ठीक है। चलो रीजन्स ऑफ ब्रेन देखते हैं अब हम लोग। थोड़ा अंदर चलते हैं ब्रेन के। ब्रेन ब्रॉडली डिवाइडेड है 3 रीजन्स में। कौन कौन से 3 रीजन्स? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट हिस्सा है हमारे ब्रेन का और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो फोर ब्रेन है वो सेरेब्रम इसका मेजर कंपोनेंट है। देखो यहाँ पे सेरेब्रम भी दिख रहा है तुम्हें, सेरेब्रम दिख रहा है। ये फोर ब्रेन जो है वो मेजर हिस्सा है हमारे ब्रेन का, हमारे पूरे ब्रेन का। और सेरेब्रम इसका सेरेब्रम, सेरेब्रम देखो, सेरेब्रम स्पेलिंग याद रखना। ये बहुत बार एग्जाम्स में सेरेब्रम और सेरेबेलम में हमें जो है कन्फ्यूजन होता है, ये नहीं होना चाहिए तुम्हें। सेरेब्रम एक्चुअली फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम एक्चुअली में हैंड ब्रेन का पार्ट है। तो चलो आगे वो समझेंगे हम लोग। तो अभी तक क्या पता चला तुम्हें कि फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारे जो है ब्रेन का। और इसके मेन फंक्शंस देखो, पूरे ब्रेन वाले टॉपिक में तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले एक छोटा सा जो है डिफिनीसन टाइप का या इंट्रोडक्शन तुम्हें एक लाइन का याद रखना है कि ये है क्या। जैसे फोर ब्रेन लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। दूसरी चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि इसके मेजर पार्ट्स कौन से हैं। फोर ब्रेन मेजर पार्ट है, लेकिन उसका पार्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स यहाँ पे सेरेब्रम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें याद रखना है फंक्शन क्या क्या है। तो हमेशा तुम याद रखना कि ब्रेन वाला पार्ट जब भी तुम पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें मेजर रीजन्स ऑफ ब्रेन पता करना है, उन मेजर रीजन्स के मेजर पार्ट्स पता करने हैं और उनके फंक्शंस पता करने हैं। बस इतना चीज़ काफ़ी होगा तुम्हारे लिए अभी। तो थिंकिंग, अभी इसका मेन फंक्शन जो अपना फोर ब्रेन का होगा वो होगा थिंकिंग और रीजनिंग। इसमें जो है इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शसनेस, ये सारी चीज़ों का मेन साइट यहाँ पे क्या है? अपना फोर ब्रेन। हम लोग जितने भी जो है समझदारी वाली बातें करें या फिर अपने मेमोरी को रिट्रीव करें कि भाई जो है क्या क्या चीज़ें हम लोगों के अंदर पहले ही से स्टोर्ड हैं, या फिर हम लोग कॉन्शसली कुछ करें, ये सारी चीज़ें, कॉन्शसली कुछ करने का मतलब तुम जो है सोचते हुए कुछ कर रहे हो वैसा कुछ, तो अगर तुम वो चीज़ें फील कर पा रहे हो वैसा, तो इंटेलिजेंस, मेमोरी या कॉन्शसनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है उसका मेन साइट है अपना फोर ब्रेन,
थिंकिंग और रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट है अपना फोर ब्रेन। उसके बाद सारे वॉलंटरी एक्शन, जैसे ऑलमोस्ट सारे वॉलंटरी एक्शन, जैसे क्या, जैसे जो भी चीज़ें में तुम्हें खुद करना पड़े उसके बारे में, जैसे तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हें गाड़ी चलानी है या फिर तुम्हें साइकिल चलानी है, तुम तुम जो है खुद ऐसा मानोगे, ऐसा सोचोगे कि हाँ जो है मैं जा रहा हूँ और साइकिल निकाली मैंने, तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचा कि ऑफ कोर्स ये अभी साइकिल चलाने वाला है, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव की कि भाई जो है साइकिल कैसे चलाते थे, वो सारा इन्फॉर्मेशन फिर से जो है सबकॉन्शियस माइंड में आया और फिर जो है चीज़ें काम कर रही, सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर था इन्फॉर्मेशन, और फिर चीज़ें काम करने लगी। तो ये जो है वो इनिशिएट करता है सारे वॉलंटरी एक्शन को, और फिर कंट्रोल करेगा वो सारे एक्शन जो हम लोग चूज करते हैं, वी चूज टू डू, जो लाइक राइटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, ये सारे एक्शन को जो है वो कंट्रोल करेगा अपना फोर्थ ब्रेन। ठीक है। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस करता है, जैसे क्या, जैसे मान लो कि जो है साइट, साउंड, स्मेल, टच, ऐसे जो है इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस करेगा। जैसे क्या, तुम्हें जो है जैसे अभी मच्छर ने काटा था या फिर जो है टच हुआ था गरम पतीला, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस भी करनी पड़ेंगी, इंटरप्रेट भी करनी पड़ेंगी कि ये हुआ क्या। सपोज कि कहीं मच्छर जो है तुम्हें काट रहा है, तो ब्रेन को ये सेंस होगा, सबसे पहले तो तुम्हारे स्किन को सेंस होगा, फिर जो है सिग्नल्स पहुंचेंगे न्यूरॉन्स के थ्रू जो है तुम्हारे ब्रेन में कि हाँ भाई मच्छर काट रहा है, तो तुरंत मच्छर काटने का जैसे ही सिग्नल वहाँ पे पहुंचेगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करके बताएगा कि हाँ भाई मच्छर कहीं पे काट रहा है, और जहाँ पे काट रहा है वहीं पे सिर्फ फील होगा तुम्हें, फिर तुरंत जो है तुम अपना जो है एक्शन लोगे, भले वो तुम मच्छर को भगाना हो या मारना हो, वो चीज़ें करोगे। तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है, भले वो आपका देखने का जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सारे सेंसेस को कंट्रोल करना बेसिकली तुम समझ जाओ। ठीक है। भले वो आपका आँखें हो, आपकी कान हो, आपका जो है नाक हो, मुंह हो, स्किन हो, वो सारी चीज़ें। ठीक है। उसको जो है कंट्रोल करेगा। फिर जो है सेंसेशंस, अब यहाँ पे जितने भी सेंसेशन तुम्हें हो रहे हैं, जैसे हम, मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि जो है मच्छर के काटने का सेंसेशन, या फिर जो है भूख लग जाने का सेंसेशन, या फिर जो है पेट भर जाने का सेंसेशन, या फिर जो है प्यास लगने का सेंसेशन, वो सारी चीज़ें वो कंट्रोल होंगी किसके द्वारा, फोर ब्रेन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है अपना मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या क्या करेगा, मिड ब्रेन एक ब्रिज होगा फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। ये चीज़ें ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि मिड ब्रेन क्या है, ब्रिज है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। ये कंट्रोल करता है इनवॉल्वेंटरी एक्शंस को, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। अच्छा ठीक है सर, आपने तो कहा था कि इनवॉलेंटरी मसल्स जो है, इनवॉलेंटरी एक्शन जो है वो कंट्रोल होंगे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। बिल्कुल होंगे बाबू, लेकिन उसमें याद करो इनवॉलेंटरी एक्शन जब भी हो रहे थे तो ग्रे मैटर जो भी फैसला है वो ले रहा था, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन जो जा रहा था वो ब्रेन के पास भी जा रहा था, किसके थ्रू, उस वाइट मैटर के थ्रू। ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि वो ब्रेन के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रहा था वो बेसिकली ब्रेन के मिड ब्रेन वाले रीजन में जा रहा था। ठीक है। वो इनवॉलेंटरी एक्शंस या रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करेगा, भले वो हमारी आँखों वाली चीज़ हो या हमारे कान वाला चीज़ हो, जैसे कि आँखें जो है कितनी फैलानी है देखने के लिए कि ताकि तुम्हें अच्छे से दिख पाए, वो सारा काम जो है अपना मिड ब्रेन करेगा। जैसे तुम सोचो ना कि कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो तुरंत तुम्हारी आँखें जो है वो खुलेंगी और फिर जो है और ज़्यादा रोशनी अंदर आने देंगी, ताकि वो चीज़ें तुम्हें, जो वो चीज़ तुम्हें साफ साफ दिख जाए। रात में ऐसा होता है ना कितनी बार। चलो तो हिंड ब्रेन पे चलते हैं। हिंड ब्रेन क्या है, वो लोकेटेड होगा अपने आपके ब्रेन के बेस पे। देखो, ब्रेन के बेस पे, ब्रेन के बेस पे हिंड ब्रेन यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, देखो ये वाला हिस्सा। ठीक है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स भी दिए हैं, तुम जो है वो अगर उन पार्ट्स का नाम याद रख पाओ दैट विल बी बेटर, लेकिन तुम देखो, तुम अगर इसका डायग्राम बना पाओ ना तो उससे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करना। लेट्स गो अहेड। हिंड ब्रेन जो है वो बेस है अपने ब्रेन का, और ये कंट्रोल करता है कुछ वाइटल फंक्शंस। फोर्थ ब्रेन क्या कर रहा था, वॉलंटरी एक्शन जितने भी थे, वॉलंटरी एक्शन जिसमें हम लोग को सोचना पड़ रहा था या हम लोग जो है चूज कर रहे थे उस काम को करने के लिए, उसको कंट्रोल कर रहा था। मिड ब्रेन क्या कर रहा है यहाँ पे, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और हाइंड ब्रेन क्या कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हाइंड ब्रेन वाइटल फंक्शन को, जो फंक्शन तुम्हारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, सपोज करो ना कि तुम्हारे हार्ट बीट चल रही है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है।
तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही है। वैसे ही ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। ये ब्लड प्रेशर जो मेंटेन करने वाला काम है वो हम लोग सोच नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी किससे? अपने हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और फिर जो है ऑब्लंगाटा, और तीसरा नाम है अपना पोन्स। सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा और फिर जो है यहाँ पे पोन्स। सेरेबेलम क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रिसीजन और कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। अब देखो, कोई भी चीज़ तुम चूज करते हो करने के लिए, सपोज कि तुमने जो है बैठना चूज किया। अब तुम जो बैठ रहे हो वो मेन काम होगा किसका? फोर ब्रेन का। लेकिन बैठने के बाद तुम्हारा पोस्चर सही है कि नहीं, तुम बैलेंस करके बैठ पाए कि गिर गए? गिरते तो नहीं, ऑफ कोर्स बैलेंस करके बैठ पाते हो। तो वो पोस्चर, वो बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट है? हमारा सेरेबेलम। ठीक है। जैसे कोई जिम्नास्ट हो गया, वो जो है कहीं पे जिम्नास्टिक्स में पार्ट लिया है और फिर जो है उसकी बॉडी बैलेंसिंग वाली चीज़ देखना तुम, नेक्स्ट लेवल होती है वो। अब ये चीज़ कैसे होगी ताकि वो जो है अपना पोस्चर और बैलेंस मेंटेन कर पाए और सही तरीके से मेंटेन कर पाए? ये होगा किसके थ्रू? सेरेबेलम के थ्रू। ठीक है। वो लोग जो है हमेशा सेरेबेलम वर्क करता है ओवर टाइम, बहुत सारी चीज़ें काम करते रहेगा तभी जाके वो चीज़ें मेंटेन होगी। तुम सोचो ना कि साइकिल पर बैठे हो या फिर जो है जब जब तुम चल रहे हो तो सीधे सीधे चल रहे हो कि नहीं, गिर नहीं जा रहे हो? वो सारी चीज़ें किसके द्वारा कंट्रोल होंगी? अपने हैंड ब्रेन के थ्रू। ठीक है। और इसमें मेन रोल ईयर का भी आता है। ठीक है। मैं तुम्हें एक जो है बात बता दूं, इसमें अपना जो है ईयर का भी एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंसिंग के लिए, बॉडी के बैलेंसिंग के लिए। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये इसका दूसरा हिस्सा है जो कि सारे इसेंशियल इनवॉलेंट्री एक्शंस करता है, जैसे कि अपना हार्ट बीट कंट्रोल करना या फिर ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल करना, ब्रीदिंग, सैलिवेशन, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना। ठीक है। भले जैसे तुम सोचो ना कि हम्म, तुम क्या करोगे कि जैसे तुम्हें भूख लगी है, ठीक है, सपोज तुम्हारे घर में तुम्हारा फेवरेट खाना बन रहा है, तुरंत तुम्हारे मुंह में जो है पानी आने लग रहा है। ये हैंड ब्रेन के द्वारा हो रहा है क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है। इसके बारे में तुमने जो है तुम्हारे द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। ऑफ कोर्स तुम्हें जैसे ही वो जो है खुशबू आई, वो इनवॉलेंट्रीली तुम्हारे अंदर सैलिवेशन करना स्टार्ट हो गया। ठीक है। पोन्स, पोन्स एक थर्ड पार्ट है अपने हैंड ब्रेन का, और ये रेगुलेट करेगा तुम्हारा रिदम ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग जो भी कंट्रोल हो रही है वो तुम्हारे पोन्स के द्वारा कंट्रोल हो रही है, रिदम उसका हैंड ब्रेन के द्वारा ही होता है। ठीक है। हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू जो है वो एक्शन करते कैसे हैं? सबसे फाइनल स्टेप इसका क्या होगा? देखो, जो भी नर्वस रिस्पॉन्स है, वो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी जितने भी चीज़ों को जो है तुरंत अपनी हमारी बॉडी जितनी भी चीज़ों को सेंस की, उसके उसके रिस्पॉन्स में तुम्हें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना होगा। और ये चीज़ें होती हैं किसके थ्रू? हमारे मसल्स के थ्रू। ठीक है। इसमें तुमने क्या पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करता है अपने मसल फाइबर के पास, इफेक्टर मसल के पास, जो कि जो है मेन काम कर रहा हो। फिर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जगह होता है जहाँ पे नर्व्स जो है वो रिलीज करते हैं केमिकल सिग्नल्स। ये वो जंक्शन होता है जहाँ पे नर्व्स केमिकल सिग्नल रिलीज करेंगे। ये केमिकल सिग्नल जो है मसल सेल को उनका शेप चेंज करने में या उनके स्पेशल प्रोटीन्स जो है वो रीअरेंज करने में। अच्छा, कोई भी मसल जो है, जैसे अभी मसल स्क्वीज होने वाली बात आई थी कि इफेक्टर मसल मसल स्क्वीज करेगा, तो वो कैसे होगा? क्योंकि जो है वहाँ पे केमिकल सिग्नल मिले हैं मसल सेल्स को कि भाई स्क्वीज कर लो। ये स्क्वीज कैसे करेंगे वो लोग? अपने स्पेशल प्रोटीन को रीअरेंज करके। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है तुम्हें। दिस चेंज इन शेप मेक्स द मसल शॉर्टर, ये जो है चेंज हुआ वो मसल को जो है शॉर्ट करेगा और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तुरंत जो है एक मूवमेंट तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा नर्वस सिस्टम वाला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन ब्रेन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। ठीक है। तो देखो, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पहली चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट करने के बाद हम लोग हार्मोनल सिस्टम करेंगे। ठीक है। एक बार मैं तुम्हें दिखा दूँ अभी तक क्या क्या चीज़ें हम लोग
हम लोगों ने पढ़ ली इसमें। ठीक है, ये ब्रेन वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ब्रेन वाले हिस्से के बाद हम लोग जो है गए थे अपना फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हम लोगों ने देखा। मेन फंक्शन यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है कि रीजनिंग, मेमोरी, इंटरप्रेटिंग, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो सारा हिस्सा ये सीईओ है। ऐसा समझो कि ये सीईओ है, मेन सारे डिसीजन ये ले रहा होगा। फिर जो है यहाँ पे एक ब्रिज होगा, जो ब्रिज कनेक्ट करेगा फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से। ठीक है, और ये जो है कंट्रोल करेगा इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस को। ठीक है, उसके बाद हाइंड ब्रेन आ गया था अपना, जो कि वॉलंटरी एक्शन के प्रिसीजन को मेंटेन करेगा, पोस्चर बैलेंस को मेंटेन करेगा, या फिर अपना इनवॉलंटरी एक्शन जो है उसको कंट्रोल करेगा, जो कि ब्लड प्रेशर, सलिवेशन, वोमिटिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग एटसेट्रा है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी तक पढ़ ली है। अब हम लोग चलते हैं कि प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स वाली चीज़ में भी होगी ये ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट वाली बात। तो देखो, प्लांट्स में सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, उनमें सिर्फ मसल्स होंगे। हैं? ना 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 ना, प्लांट्स में ना नर्वस सिस्टम होगा, ना कोई मसल होगा। वो एक्चुअली रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी स्टिमुली को यूजिंग द केमिकल सिग्नल्स, हार्मोन्स। और ये हार्मोन जो है वाटर प्रेशर में चेंज करते हैं उनके। ऐसा क्या क्या होगा सर? देखो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले तुम सोचो कि कोई भी स्टिमुली का रिस्पॉन्स जब भी प्लांट कर रहे होंगे, तो वो रिस्पॉन्स में मूवमेंट करेंगे। अच्छा, मूवमेंट वो दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? देखो, पहला मूवमेंट ये होगा कि वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो, जो कि फास्ट होता है। ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होगी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। इसमें क्या होगा कि जैसे टच मी नॉट प्लांट एक एग्जांपल है इसका। तुरंत जैसे ही तुम उसको टच करते हो, वो प्लांट जो है, मतलब वो प्लांट के लिव्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट यूजेज एन इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे टच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्लांट जो है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स के द्वारा जो है तुरंत अपना इन्फॉर्मेशन कैच करता है कि हाँ भाई, रिसीव करता है कि भाई किसी ने टच कर दिया है। ठीक है, सेल्स जो है अपना शेप तुरंत चेंज कर लेते हैं, अपने अंदर जो भी पानी है वो रैपिडली, वो वाटर प्रेशर रैपिडली चेंज करके। और इसी वजह से क्या होता है कि वो कुछ लीव्स जो है वो ड्रॉप भी हो जाते हैं। कैसे, ये कैसे होगा? कुछ लीव्स जो है सिकुड़ भी जाते हैं। सेल के अंदर अगर पानी, वाटर प्रेशर कंट्रोल हो जाए, मतलब तुम सोचो कि एक बैलून है, बैलून में हम लोगों ने पानी भर दिया है, तुरंत से अगर पानी अंदर बाहर करोगे तो ऑफ कोर्स बैलून का शेप अफेक्ट होगा ना? बिल्कुल होगा। सेम वही चीज़ प्लांट्स कर रहे हैं, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में कहीं ना कहीं वो जो है अपने जो भी सेल्स हैं उनका शेप ही चेंज कर दे रहे हैं तुरंत फटाक से, वाटर प्रेशर को कंट्रोल करके। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रगर प्रेशर, ट्रगर प्रेशर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब आ गया हम लोग का ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें, इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट में तुम्हें पता है कि वो जो है ग्रोथ के लिए होगा और ग्रोथ जनरली स्लो होगी। अब ये, इसको हम लोग ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। ये रिस्पॉन्स जो है वो ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए होगा। और ये तुम रिस्पॉन्स जनरली अपने घरों में भी देखते हो कि जिस तरफ जो है सूर्य आ रहा होता है, उसी तरफ तरफ जो है प्लांट मुड़ जाते हैं। एक मिनट में तुम्हें जो है मेन एनसीईआरटी वाली लाइंस पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो तुम इमीडिएट रिस्पांस तुमने अभी देखा था, जो इमीडिएट रिस्पांस तुमने अभी देखा था, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट में टच मी नॉट प्लांट का, जिसको मिमोसा पुडिका भी बोलते हैं, ये वाला बात बात याद रखना, साइंटिफिक नेम है इसका। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब जो यहाँ पे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट की बात हो रही थी, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट की, जिसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोल रहे थे, वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट किसके थ्रू होगा? वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पांस में होगा। और ये मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल होगा। अच्छा, डायरेक्शनल कहने का मतलब क्या? कि वो जो है यूनी डायरेक्शनल होगा, जैसे जिस तरफ वो हो रहा है वो फिर से उसका कमबैक नहीं हो पाएगा। देखो, यहाँ पे एक मूवमेंट तुम्हें देखने को मिल रहा है, फोटोट्रॉपिज्म, जिसको क्या बोलते हैं कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट का मूवमेंट। और फिर मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी, जिसको जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। देखो फोटोट्रॉपिज्म क्या है, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। अगर मूवमेंट जो है लाइट के रिस्पॉन्स में कोई भी मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलता है सूट्स के द्वारा, जो कि ग्रो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, वो ग्रो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म जो है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो है वो देखने को मिलता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जो रूट्स ग्रो होते हैं डाउनवर्ड ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ठीक है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में रूट्स जा रहे हैं, देखने को मिलता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और फिर जो है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म देखने को मिल रहा है कहाँ पे, जब जब जो है सूट सिस्टम वो अपवर्ड ग्रो हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो हो रहा है। ठीक है, आई होप चीज़ें तुम्हें समझ में आई हो। अब एक और तरीके का जो है ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है प्लांट्स में, जो कि ग्रोथ से रिलेटेड ही होता है, वो है अपना हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये रिस्पॉन्स होता है वाटर के रिस्पॉन्स में। ये रिस्पॉन्स जो है, ये मूवमेंट जो है वाटर के रिस्पॉन्स में होता है। रूट ग्रोज टुवार्ड्स सोर्सेस ऑफ वाटर। रूट किस तरफ ग्रो होता है, वाटर के सोर्सेस के तरफ। ये हमेशा देखने को मिलेगा कि अगर इसको इधर तरफ से पानी मिलेगी ना, तो वो इधर की तरफ से ग्रो करेगा, इधर की तरफ ग्रो करते जाएगा। या फिर अगर इधर तरफ बहुत ज़्यादा कोई पानी का सोर्स हो, तो फिर वो जो रूट्स हैं वो इधर की तरफ ग्रो करने लगेंगी। ये देखने को मिलता है हाइड्रोट्रॉपिज्म में। फिर जो है आता है कीमोट्रॉपिज्म, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टुवर्ड्स द ओव्यूल इन फ्लावर। ये वाली चीज़ पोलिनेशन में तुमने पढ़ी थी कि पोलन ट्यूब जब जो है स्टिग्मा में ग्रो कर रहा होता है, स्टिग्मा में जो अपना पाइप है उसमें ग्रो कर रहा होता है, तो वो उसका मूवमेंट जो है वो केमिकल्स के द्वारा गाइडेड होता है, और ये मूवमेंट जो है कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। ठीक है, आई होप जो मैं तुम्हें ये वाली बात याद हो। नहीं याद है तो एक बार जो है रिवाइज करना अपना पोलिनेशन वाला पार्ट देख के। ठीक है, अब प्लांट हार्मोन के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लो। सबसे पहले प्लांट हार्मोन में आता है अपना प्लांट हार्मोन है क्या, केमिकल मैसेंजर है। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के ग्रोथ या रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के लिए। प्लांट हार्मोन में पहली चीज़ यहाँ पे एक्सजीन है, जो कि एक ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर यानी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आगे ग्रोथ बढ़ाते जाएगा। कैसे, वो सेल इलोंगेशन करेगा, वो फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, फिर जो है आता है गिबरलिंस। ये गिबरली, आई होप मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ इसको, गिबर रेलिंस, हाँ गिबरेलिंस। तो गिबर रेलिंस क्या है, ये ग्रोथ प्रमोटर, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है एक तरीके का, जो कि स्टीम और फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है एक तरीके का, जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और ये जो है ग्रोइंग फ्रूट और सीड्स को भी प्रमोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है ए बी, ये तुमको याद रखना है, इसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड, देख लेना सही प्रोनाउंसिएशन तुम, वो प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा सा जो है तुम समझ रहे हो। चलो, एब्सिसिक एसिड क्या है, ये जो है ग्रोथ इनहिबिटर है। मतलब ये जो है ग्रोथ इनहिबिट करता है, ग्रोथ कम करता है। ग्रोथ प्रमोट करना और इनहिबिट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ प्रमोट करना मतलब ग्रोथ करने में मदद करना, ग्रोथ इनहिबिट करना मतलब उसमें रोड़ा पैदा करना कि भाई ग्रोथ ना हो। ये जो है डोरमेंसी इंड्यूस करता है सीड्स में, बर्ड्स में। डोरमेंसी मतलब क्या, मतलब तुम सोचो कि एक सीड है जिसको जो है हम लोगों ने फ्रीज में ले जाके रख दिया है। अब सीड तुरंत जो है वो सीड डॉर्मेंट स्टेज में पहुंचने लगेगा, जहाँ पे वो ग्रोथ एकदम स्लो कर देगा कि भाई नहीं, अब जो है मुझे बचने के लिए ज़्यादातर एनर्जी प्रयोग करना है, ग्रो करने के लिए नहीं। ठीक है, जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना है, प्रिजर्व करना है। तो ये स्टेट जो है डोरमेंसी कहलाता है। बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं। इसमें पीपल का एक एग्जांपल है कि पीपल जो है, पीपल के और बनियान के जो है छोटे छोटे बीज, छोटे छोटे जो है आपके स्पोर्स, वो बहुत सारे सालों तक जो है डोरमेंट स्टेज में पहुंच जाते हैं और जिंदा भी रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर वाला एग्जांपल हो गया एक, और ग्रोथ प्रमोटर वाले एग्जांपल हो गए तीन, वो तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन याद रहेगा ना। चलो,
उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल देख लो तुम यहाँ पे। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है कि अगर तुम जो है एक पौधे को अपने विंडो के पास रखोगे तो तुम नोटिस करोगे कि वो जो है पौधा, वो कुछ दिनों बाद वो उसका स्टीम जो है वो विंडो की तरफ मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ से फोटोट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा, वहाँ पे मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट देखने को मिलेगा, इन एक्शन ड्रिवन बाय दी हार्मोन एक्सिन। एक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्रोथ प्रमोटर है वो, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस मूवमेंट के लिए, जो मूवमेंट तुमको यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, एनसीईआरटी के इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी। आई होप तुम्हें यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई हो। अब बाबू ये है हमारा हार्मोन्स इन एनिमल वाला टॉपिक। अब हार्मोन्स इन एनिमल में तुम्हें जो है ऐसा करता हूँ कि एक 20 मिनट का लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, जिसमें जो है हार्मोन्स इन एनिमल जो है डिटेल में तुम्हें बता दिया जाएगा, और उसके बाद ये चैप्टर पूरा जो है अपलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, थर्ड और फाइनल लेक्चर, जिसमें हम लोग हार्मोन्स इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। बाय बाय।